हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ जो भी आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट या फिर अगर कोई PSU एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज मैं जो कि आपका मोस्ट अवेटेड वीडियो था MCQs ऑन लेबर लॉज एंड IR, जो कि आपका कलेक्ट किया गया है फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स यूजीसी नेट, सेल और वेल एंड CIL एग्ज़ाम से प्रीवियस ईयर से ये कलेक्ट किया गया है 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। तो आज के पार्ट में हम 30 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर से हैं, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ। ये जो 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं इसका आंसर भी मैं बताऊंगा, पर फिर भी क्वेश्चन देख के आपको कितना आंसर आप कर पा रहे हो, आपका कितना स्कोर हुआ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है SR साहू और ये है मेरा फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम पे जाके आप HRIQ एजुकेशन सर्च करिए और इस ग्रुप को आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। यहाँ भी मैं क्विज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए देरी ना करते हुए आज का जो लेक्चर है 30 क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको शुरू करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन फ्रॉम यूजीसी नेट जून 2019 का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? आज पर द प्रोविजंस ऑफ द माइंस एक्ट 1952, ए स्पेशल ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग by the chief inspector shall enter into any mine for the purpose of surveying, leveling and measuring after giving notice to the manager of the mine for not less than। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो माइंस एक्ट के प्रोविजंस है, माइंस एक्ट 1952, तो वहाँ पे एक स्पेशल ऑफिसर होता है जो कि माइंस में जाता है। उसका काम क्या होता है? सर्वे करना, लेवलिंग एंड मेजरिंग आफ्टर गिविंग नोटिस। तो ये नोटिस एक प्रोवाइड करता है मैनेजर को। तो वो नोटिस कितने दिन का होता है? तो ये आपका जो नोटिस है 3 दिन या फिर 10 डेज या फिर 7 डेज या फिर 30 डेज। क्या इसका आंसर होगा? अगर आपको पता है तो आप सही आंसर दे सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा आपका 3 दिन। 3 दिन का ये नोटिस देता है जो स्पेशल ऑफिसर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कैलकुलेट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना स्कोर आपका हुआ आउट ऑफ 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोल इंडिया का 2016-17 का। ठीक है, विच थ्योरी ऑफ एमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। तो एमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म का कौन सी थ्योरी जो कि आपका कंपेयर करता है, कंपेयर्स डेमोक्रेसी इन गवर्नमेंट टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेसी है उसको कंपेयर करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन से। स्टेटिंग वर्कर्स मस्ट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ओनर्स। तो कौन सी थ्योरी में दिया गया है कि वर्कर्स खुद को जरूर प्रोटेक्ट करना मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए वर्कर्स को खुद को फ्रॉम पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ओनर्स। तो ओनर्स के इन्फ्लुएंस या फिर पावर से वर्कर को खुद को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। तो ये कौन सी थ्योरी में दिया गया है? सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी, रिवोल्यूशनरी थ्योरी या फिर बिजनेस थ्योरी या फिर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी थ्योरी। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन डी, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी थ्योरी। ठीक है, इस पे क्या दिया जाता है कि वर्कर्स खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनर्स एंड पावर ऑफ ओनर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द माइंस एक्ट 1952, एन ओनर और एजेंट ऑफ ए माइन is required to provide which of the following facilities for the persons employed in the mine। तो माइंस एक्ट के तहत ओनर या फिर एजेंट जो होता है माइन का, ये जो नीचे दिया गया है इनमें से क्या फैसिलिटी जो है माइंस में प्रोवाइड करता है? ड्रिंकिंग वाटर, कंजर्वेंसी, मेडिकल अप्लायंसेस, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़। तो ये क्वेश्चन आपका सेल में आया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2019 में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन जो दिया गया है वो सही है? ऑप्शन ए, बी एंड डी, मतलब ड्रिंकिंग वाटर, कंजर्वेंसी एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, ये तीनों है और मेडिकल अप्लायंसेस नहीं है।
ऑप्शन ए, सी एंड डी ओनली। तो यहाँ पे आपका ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल अप्लायंसेस एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ ये तीनों हैं, और कंजर्वेंसी यहाँ पे नहीं है अकॉर्डिंग टू द सेकंड ऑप्शन। तो थर्ड पॉइंट आपका है ऑप्शन ए, बी एंड सी ओनली, ड्रिंकिंग वाटर, कंजर्वेंसी एंड मेडिकल अप्लायंसेस ओनली। और फोर्थ ऑप्शन आपका ऑप्शन बी, सी एंड डी ओनली। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में आपका ड्रिंकिंग वाटर नहीं दिया गया है, पर आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, अगर आपको आता है तो ज़रूर करिए इसको। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एंड सी ओनली। यहाँ पे कोई भी रिक्रिएशन फैसिलिटीज माइंस में प्रोवाइड नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द माइंस एक्ट 1952। तो यहाँ पे बस यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, कंजर्वेंसी और मेडिकल अप्लायंसेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 हु अमंग द फॉलोइंग कैन अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशंस इन द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो नीचे तो जो दिया गया है इनमें से कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स के मॉडिफिकेशन के लिए अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। तो ये क्वेश्चन आपका जून 2019 नेट में आया था। तो यहाँ पे आपका है एनी एम्प्लॉयर और वर्कमैन, कोई भी एम्प्लॉयर या फिर वर्कमैन, एनी वर्कमैन, ट्रेड यूनियन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन, एनी एम्प्लॉयर, वर्कमैन, ट्रेड यूनियन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन ऑन एग्रीमेंट, फाइनली आपका है एनी ट्रेड यूनियन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कोई भी एम्प्लॉयर या फिर वर्कमैन या फिर ट्रेड यूनियन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन ऑन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन व्हिच द एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू पे बोनस टू द एम्प्लॉयज इन केस of any dispute relating to bonus on which the award becomes enforceable or the settlement comes into operation as per the provisions of the Payment of Bonus Act 1965। तो यहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट में अवार्ड एनफोर्स कर दिया गया है या फिर सेटलमेंट अगर अराइव कर चुका है, ठीक है, तो उस केस में जो भी आपका बोनस है वो आपका टाइम लिमिट कितना है एम्प्लॉयर पे करता है यहाँ पे बोनस, 1 मंथ, 2 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स या फिर 8 मंथ्स। तो यहाँ पे आपका है टाइम लिमिट 1 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो ये पिछला वाला क्वेश्चन आपका सेल का था, 2019 सेल का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपका नेट जून 2018 का है, 2018 का। तो यहाँ पे नीचे तो जो दिया गया है इनमें से क्या आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। पहला ऑप्शन आपका है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, तो फोर्स्ड लेबर का प्रोहिबिशन यहाँ पे दिया गया है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है तो उसका भी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, तो चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे फैक्ट्रीज में प्रोहिबिट करना। लास्ट है आपका जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आपका सही होगा जो कि आपका फंडामेंटल राइट के अंडर नहीं आता। यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये तीनों आपका आता है फंडामेंटल राइट के अंदर, पर ये आपका नहीं आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द व्हिच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 प्रोवाइड फॉर सर्टन ओब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस एंड ऑल्सो स्टिपुलेट्स द पर्पज फॉर व्हिच फंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड। तो नीचे जो दिया गया है इनमें से कौन सी सेक्शन में ट्रेड यूनियंस एक्ट के प्रोवाइड किया गया है कोई भी कुछ ओब्लिगेशंस या फिर लायबिलिटीज़ जो कि आपका रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे कौन सी पर्पज़ में फंड का यूटिलाइजेशन होगा। तो ये प्रोवाइड किया गया है आपका सेक्शन 15 या फिर सेक्शन 31 या फिर सेक्शन 13 या फिर आपका सेक्शन 51। तो ये क्वेश्चन आपका आया था कोल इंडिया 2016-17 का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, सेक्शन 15 में ये प्रोविज़न है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका नेट 2019 जून का है। तो यहाँ पे स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो ये कौन सी आर्टिकल में है? आर्टिकल 43A या फिर आर्टिकल 43 या फिर आर्टिकल 38 या फिर आर्टिकल 42? क्या होगा यहाँ पे आंसर आपका? यहाँ पे आपका आंसर होगा आर्टिकल 38। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था भेल 2019 में। ये क्वेश्चन आपका, इन व्हिच ईयर वाज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप? तो ILO कब सेटअप किया गया था? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आपको सबको ये क्वेश्चन आएगा। इसका आंसर 1919, 1926, 1920 और 1921। तो यहाँ पे आपका आंसर है 1919। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो द डिफरेंट बॉडीज प्रोवाइडेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो नीचे जो दिया गया है डिफरेंट बॉडीज दिया गया है, वर्क्स कमिटी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी। तो नीचे ये जो दिया गया है इनमें से कौन सी अल्टरनेटिव सही है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाईपार्टाइट रिप्रेजेंटेशन? तो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो बॉडीज दिया गया है यहाँ पे इनमें से क्या बाईपार्टाइट है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ओनली A एंड B, इसका मतलब है वर्क्स कमिटी एंड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ओनली। सेकंड ऑप्शन आपका है ओनली A एंड D, वर्क्स कमिटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी। थर्ड ऑप्शन आपका है ओनली B एंड C, इसका मतलब है आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एंड बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। बाईपार्टाइट पूछा है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन ओनली A, B एंड D। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में है आपका वर्क्स कमिटी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन लास्ट ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आपका सही होगा? ये क्वेश्चन आपका आया था सेल 2019 में। तो आपका ऑप्शन A एंड D जो कि है आपका बाईपार्टाइट, वर्क्स कमिटी और ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी, ये आपका है दोनों बाईपार्टाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये क्वेश्चन आपका जून नेट में आया था 2019 में। Under the provisions of the Payment of Bonus Act 1965, in order to determine the bonus of an employee who is not covered under the scheduled employment, not covered यहाँ पे दिया गया है, under the scheduled employment under the Minimum Wages Act, what amount of monthly wage from the following to be taken into consideration? तो नीचे से दिया गया है इनमें से क्या आपका जो वेज दिया गया है ये कौन सी वेजेस आपका कंसिडर किया जाएगा? ये जो है आपका मंथली वेज। ठीक है, 2500 रुपीज़ या फिर 3500 रुपीज़ या फिर 5000 रुपीज़ या फिर 7000 रुपीज़। तो ये जो है आपका वेज कंसिडर किया जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर है, 7000 रुपीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू द वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री रिक्विजाइट कंडीशन फॉर एम्प्लॉयर टू पे कॉम्पेंसेशन? तो वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट जो कि आपका बन गया है अभी एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। तो ये एक्ट के तहत कौन सी जो नीचे जो दिया गया है क्या आपका एक कंडीशन नहीं है कॉम्पेंसेशन देने के लिए? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कोल इंडिया 2016-17 में आया था। पहला ऑप्शन आपका है विलफुल डिसोबीडियंस बाय द वर्कर। सेकेंड ऑप्शन एक्सीडेंट अकर्स इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थर्ड ऑप्शन एक्सीडेंट अराइजेस आउट ऑफ वर्क। और फोर्थ ऑप्शन एक्सीडेंट कॉजेस एन इंजरी रिजल्टिंग इन डिसेबलमेंट ऑफ वर्कर। तो यहाँ पे अगर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, जो कि आपका नहीं हो सकता एक प्रीरिक्विजिट कंडीशन विलफुल डिसोबीडियंस बाय द वर्कर। पर अगर वर्कर विलफुल डिसोबीडियंस क्या है या उसके नतीजे उसको क्या मिला, अगर मौत उसका डेथ हो गया या फिर अगर वो डिसेबल हो गया, तो डिसेबल का केस तो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। तो अगर वो डिसेबल हो गया या फिर उसका डेथ हो गया तो उस केस में भी उसको मिलेगा। ठीक है, वो एलिजिबल होगा। पर यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर है।
विलफुल डिसोबीडियंस बाय द वर्कर, इस केस में आपका ये मतलब प्रीरिक्विजिट कंडीशन एक नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये मैच करने के लिए बोला है, कॉलम 2 कॉलम। राइट टू वर्क यहाँ पे है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ये कौन सी आर्टिकल है? ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आपका राइट टू वर्क, तो यहाँ पे आपका राइट टू वर्क आपका होगा आर्टिकल 41। ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ये होगा आपका आर्टिकल 39। ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, ये होगा आपका आर्टिकल 42। और फाइनली आपका लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये आपका होगा आर्टिकल 43। तो इस पैटर्न को कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे ठीक कर रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे एग्री कर रहा है? ऑप्शन 1 यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एग्री कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, ये आपका नेट जून 2019 का क्वेश्चन है। हु इज कॉल्ड सिडनी वेब इन द यूनाइटेड स्टेट्स? तो यूएस में किसको सिडनी वेब बोला जाता है? जॉन आर कॉमन्स, नोएल आर्नोल्ड लेविन, रॉबर्ट एफ हक्सी या फिर फ्रैंक टैननबॉम। तो यहाँ पे क्या आपका आंसर होगा? यूएस में किसको सिडनी वेब बोला जाता है? जॉन आर कॉमन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो ईयर्स मैंने लिख दिया है इसको मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस बेसिंग ऑन द ईयर्स दे केम इनटू फोर्स और पास्ट और सेटअप स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लाटेस्ट। तो अर्लीस्ट से लाटेस्ट को आपको जाना है। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, द सेकंड इंडस्ट्रियल ट्रूथ रिजोल्यूशन, कोड ऑफ डिसिप्लिन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नीति आयोग लास्ट में आपका है। तो यहाँ पे कोड ऑफ डिसिप्लिन का ईयर था आपका 1958, सेकंड इंडस्ट्रियल ट्रूथ रिजोल्यूशन आपका था 1962, इंडिया चाइना वॉर जिस साल में हुआ था। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन आपका है, ये आपका है 1987। तो यहाँ पे तो लिख दिया है, देख लीजिए, ये आपका है 1987। तो फाइनली आपका नीति आयोग है 2015। तो ये पैटर्न को कौन सी ऑप्शन आपका सही कर रहा है? पहले आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये ईयर आपको याद रख लेना चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है। सेल 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो नेक्स्ट है आपका भेल 2019 का क्वेश्चन। हाउ मेनी वीक्स इज ए वुमन एलिजिबल फॉर इफ शी हैज हर्ड ए मिसकैरेज और ए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज पर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो यहाँ पे कितने दिन के लिए एलिजिबल होगा एक वुमन, कितने वीक्स के लिए, जहाँ पे वो मिसकैरेज होता है या फिर यहाँ पे अगर कोई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है तो उस केस में कितने दिन के लिए एलिजिबल होगा? 3 वीक्स, 6 वीक्स, 4 वीक्स या फिर 5 वीक्स। यहाँ पे क्या आंसर होगा? 3 वीक्स, 6 वीक्स, 4 वीक्स या फिर 5 वीक्स। यहाँ पे आपका आंसर होगा 6 वीक्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका CIL 2016-17 से है। द प्रोविजन ऑफ द लेबर वेलफेयर सर्विसेज। तो लेबर वेलफेयर सर्विसेज का जो प्रोविजन है आउटसाइड द फैक्ट्री, इसको क्या हम बोलते हैं? इसका टर्मिनोलॉजी आपका क्या है? एक्स्ट्रा वेलफेयर मेजर्स या फिर नीड बेस्ड असिस्टेंस या फिर एक्स्ट्रा म्यूरल या फिर इंट्रा म्यूरल। इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो इसका आंसर आपका है एक्स्ट्रा म्यूरल। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु प्रपोज द 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्टिविटी। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्टिविटी का 3 टायर स्ट्रक्चर कौन प्रपोज किया था? ये क्वेश्चन आपका नेट जो 2018 जून का है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन टी डनलफ है आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कोचान, कार्ड्स एंड मैकर्सी।
ये आपका सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका है J.H. रिचर्डसन। फोर्थ ऑप्शन आपका है H.A. क्लेग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आपका है कोचन, कार्ज एंड मैकर्सी आपका जो प्रपोज किए थे 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्टिविटी, ये तीनों प्रपोज किए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रॉम नेट जून 2019, पर्सनल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है आपका पर्सनल कॉज। पर्सनल कॉज के कारण यहाँ पे बहुत सारा एक्सीडेंट होता है ड्यू टू पर्सनल कॉज। तो अमंग द कॉजेस गिवन बिलो व्हिच वन इज नॉट ए पर्सनल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। तो नीचे जो दिया गया है इनमें से क्या आपका पर्सनल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं है? नेग्लेक्ट इन हाउस कीपिंग, केयरलेसनेस, इग्नोरेंस एंड इनएडिक्वेट स्किल्स, रिलेशनशिप विथ सुपरवाइजर, लास्ट आपका है इम्प्रॉपर सुपरविजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है? नेग्लेक्ट इन हाउस कीपिंग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो नेग्लेक्ट इन हाउस कीपिंग इज नॉट ए पर्सनल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। ठीक है, ये तीनों हैं पर्सनल कॉज। तो 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज ए फॉर्म ऑफ यूनियन सिक्योरिटी एग्रीमेंट इन व्हिच एम्प्लॉयज हु डू नॉट बिलोंग टू द यूनियन मस्ट स्टिल पे द यूनियन ड्यूज ऑन द अजम्पशन दैट यूनियन इफर्ट्स बेनिफिट ऑल वर्कर्स। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? जो टाइप्स ऑफ शॉप्स हुआ करता था, यहाँ पे भेल का क्वेश्चन है यहाँ पे 2019 का। अगर एम्प्लॉय जो कि आपका यूनियन में बिलोंग नहीं करता पर फिर भी उसको पेमेंट देना पड़ता है, यूनियन ड्यूज उसको देना पड़ता है, क्योंकि वो अज्यूम करता है, वो सोचता है कि यूनियन का जो इफर्ट है वो सारे वर्कर को बेनिफिट होगा, साथ ही साथ उसको भी। तो इसलिए ये जो ड्यूज होता है वो पेमेंट करता है पर यूनियन को ज्वाइन नहीं करता। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय शॉप, ओपन शॉप, या फिर एजेंसी शॉप, या फिर प्रिंसिपल शॉप। तो इसको हम बोलेंगे ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है एजेंसी शॉप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रॉम सेल 2019, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्राइक्स आर कैटेगराइज्ड एज स्ट्राइक्स बेस्ड ऑन जेनेरिक पर्पसेस। तो नीचे जो दिया गया है इनमें से क्या आपका जेनेरिक पर्पसेस के हिसाब से आपका स्ट्राइक होता है? नीचे से क्या इनमें से? सिंपैथेटिक स्ट्राइक, या फिर आपका जुरिस्डिक्शनल स्ट्राइक, या फिर पॉलिटिकल स्ट्राइक, या फिर जनरल स्ट्राइक। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सही है? कौन सी ऑप्शन का कॉम्बिनेशन? ऑप्शन ए एंड बी मतलब सिंपैथेटिक एंड जुरिस्डिक्शनल, ऑप्शन ए बी एंड सी मतलब सिंपैथेटिक, जुरिस्डिक्शनल एंड पॉलिटिकल, ऑप्शन बी सी एंड डी मतलब जुरिस्डिक्शनल, पॉलिटिकल एंड जनरल स्ट्राइक। तो फाइनली आपका सारे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आपका सारे ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए बी सी डी सभी आपका आता है जेनेरिक पर्पजेस के बेस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22nd क्वेश्चन। आज पर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो इसका प्रोविजंस के हिसाब से फाइन्स इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन कैनट बी रिकवर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डे ऑफ द फाइन सो इम्पोज्ड। अगर ये आपका नेट जून 2019 का क्वेश्चन है, अगर कोई भी जो एम्प्लॉयड पर्सन है उसके ऊपर अगर कोई भी फाइन इम्पोज किया गया है तो कितने दिन के अंदर अंदर उसको रिकवर किया जा सकता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कितने दिन के अंदर इसको, कितने दिन अगर क्रॉस कर गया तो उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, कितने दिन अगर एक्सपायर कर गया। तो इंस्टॉलेशन में भी इसको रिकवर नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ 90 डेज या फिर 100 डेज या फिर 120 या फिर 180 डेज, इनमें से क्या आपका सही आंसर है? जिनके थ्रू आपका ये नहीं किया जा सकता, जो भी आपका फाइन्स है उसको रिकवर नहीं किया जा सकता आफ्टर 90 डेज ऑफ द इम्पोजिशन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉयज दैट इज फॉर्म्ड मेनली टू नेगोशिएट विद एम्प्लॉयर्स ऑन वेरियस एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशूज। तो ये क्वेश्चन आपका आया था कोल इंडिया 2016-17 में। तो नीचे जो दिया गया है इनमें से क्या आपका काम करता है, किस तरीके से कि वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को ये हेल्प करता है नेगोशिएट करने में, एम्प्लॉयर के साथ कोई भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू को नेगोशिएट करने में ये वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है। कौन सी ये ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी, NGO और फोकस ग्रुप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा आपका ट्रेड यूनियन। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था।
आपको आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव्स implies stewardship without ownership in the context of इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कंसेप्ट में ओनरशिप को नीचे जो दिया गया है जो पर्सपेक्टिव या फिर जो आपका अप्रोच था, इसमें ओनरशिप को कहाँ इतना जो इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। यूनिटरी पर्सपेक्टिव, रेडिकल पर्सपेक्टिव, प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव और ट्रस्टीशिप पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ट्रस्टीशिप पर्सपेक्टिव। तो ट्रस्टीशिप पर्सपेक्टिव में आपका जो है आपका ओनरशिप को यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25th क्वेश्चन, विदिन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 बिकम्स एप्लीकेबल टू एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, द एम्प्लॉयर शैल सबमिट टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर डैश कॉपीज ऑफ द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो कितने कॉपीज एम्प्लॉयर को सबमिट करना चाहिए विदिन 6 months? उसको 5 कॉपीज या फिर 1 कॉपी या फिर 3 कॉपीज या फिर 4 कॉपीज। ये आपका भेल 2019 में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पे 5 या फिर 1 या फिर 3 या फिर 4। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए 5 कॉपीज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रॉम नेट जून 2019। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन है, प्रोविजंस फॉर इंश्योरिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर वर्कर्स आर कंटेन्ड इन आर्टिकल 24, 39E, 39F एंड 42 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ दिस, ये जो है आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स जो भी आपका आर्टिकल में दिया गया है, इसके स्पिरिट के हिसाब से रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड। तो इसके हिसाब से रूल्स भी फ्रेम किया गया है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रूल्स आर बोथ इन यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो रूल्स जो होता है वो दोनों लिस्ट में होता है, यूनियन एक आपका होता है यूनियन लिस्ट में और दूसरा आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। तो नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है इनमें से क्या आपका कॉन्करेंट लिस्ट में है? ठीक है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पे कौन सी आपका कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है? कंडीशंस ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड्स, सेफ्टी और इन माइंस और मैटरनिटी बेनिफिट्स। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेफ्टी इन माइंस। तो ये आपका जो है कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, सेफ्टी इन माइंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन ए करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे भी सीक्वेंस दिया गया है, इसका आंसर तो मैंने मतलब ईयर्स लिख दिया है। ये CL 2019 में आया था ये क्वेश्चन, फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये आपका हुआ था 1927 में। एसोसिएटेड ये आपका जो ईयर्स है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया। ठीक है, जो ईयर्स है तो ये ईयर्स के हिसाब से पहले आपका हुआ था एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो ऑप्शन बी आपका पहले था। देन आपका था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देन आपका ऑप्शन ए था। तो BADC। ठीक है, ये आपका पैटर्न है। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर यहाँ पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 द लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीजेस इज प्रोवाइडेड अंडर। तो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस का लिस्ट कौन से शेड्यूल में प्रोवाइड किया जाता था अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923? ये क्वेश्चन आपका आया था नेट जून 2018 में। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 या फिर शेड्यूल 3 या फिर शेड्यूल 4, कौन सी शेड्यूल में डाला गया था इसको? शेड्यूल 3 में इसको डाला गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लॉज इज नॉट रिलेटेड टू वेज एंड बोनस। तो ये क्वेश्चन आपका कोल इंडिया में 2016-17 में आया था। तो नीचे जो दिया गया है कौन सी एक्ट यहाँ पे वो वेज या फिर बोनस को रिलेट नहीं करता। ठीक है, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी है। सेकेंड ऑप्शन आपका है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। थर्ड ऑप्शन द वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। फोर्थ ऑप्शन द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो यहाँ पे दिया गया है कौन से एक्ट में? तो वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया वेजेस के बारे में, नॉट रिलेटेड टू वेजेस एंड बोनस ये एक्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका आज की
टॉपिक का है भेल 2019 से। आज का है ये फाइनल क्वेश्चन। कितना स्कोर आपका हुआ, आप कितने स्कोर किए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आपको ये जो क्वेश्चन सेशन हुआ उसमें से आपको एक आसेस मिल गया होगा आपका कितना सही हो रहा है, कौन कौन सी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, तो उसको उसमें से आपका ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका है, आज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 an employee is entitled to be paid bonus on an accounting year provided that he has worked in that establishment for not less than dash working days in that year। तो कोई भी अकाउंटिंग ईयर में अगर कोई एम्प्लॉय को बोनस पाने के लिए उसका एलिजिबिलिटी कैसे चेक किया जाता है कि वो मिनिमम वर्किंग डेज कितना उसका इस साल में है, 60 या फिर 180 या फिर 30 या फिर 90। यहाँ पे क्या आपका आंसर होगा, यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी 30 डेज। तो 30 डेज अगर वो काम करता है तो उसके हिसाब से उसको बोनस मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे डेली क्विज प्रोवाइड किया जा रहा है। और स्कोर आपका ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और क्या क्या आपको चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।